उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव में सुशीला अपनी बेटी निक्की के साथ रहती थी। निक्की को बचपन से ही अकेले ही उसकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि निक्की के पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली थी। उसके बाद निक्की की कस्टडी उसकी माँ को मिल गई, तो उसकी माँ ने खून पसीना एक करके निक्की की पढ़ाई करवाई। एक दिन की बात है, निक्की ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे गांव में तो 12वीं तक ही स्कूल है। मुझे कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी ही है। उसके लिए मुझे गांव से बाहर जाना होगा। देख बेटी, तुझे बहुत पढ़ाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही जमीन है जिस पर मैं खेती करती हूँ, और उस पर खेती करके मुझे इतने पैसे तो मिलते नहीं हैं जिनसे मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूँ। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर निक्की उदास होकर वहाँ से चली गई। सुशीला अपनी बेटी को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, और वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी खूब पढ़े। वो गांव के जमींदार के पास गई और उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी को शहर जाकर पढ़ाई करनी है। आप तो जानते हैं हमारे गाँव में सिर्फ 12वीं तक ही स्कूल है। जानता हूँ, लेकिन तेरी बेटी ने 12वीं पास कर तो ली है, और क्यों पढ़ाना चाहती है तू उसे? वो आगे पढ़ना चाहती है क्योंकि उसे अच्छी नौकरी चाहिए। चल ठीक है, लेकिन तुझे अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। लेकिन जमींदार साहब, मेरे पास एक ही जमीन है। अगर वो भी मैं आपके पास गिरवी रख दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास उसका भी एक आइडिया है। जब तक तेरी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी तब तक तुम उस पर खेती करना, और बदले में मुझसे रोज की मजदूरी ले लिया करना। और जब तेरी बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो फिर तो वो जमीन छुड़वा ही लेगी। सुशीला को जमींदार की बात बिल्कुल सही लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर उनसे पैसे लेकर आ जाती है। जब वो पैसे लेकर घर आती है तो उसकी बेटी अपनी माँ के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाती है। माँ, इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आई हो? कहीं आपने हमारी जमीन गिरवी तो नहीं रख दी? हाँ बेटी, मैंने वो जमीन गिरवी रख दी है। अब तो मन से पढ़ाई करना और पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी नौकरी हासिल करना। उसके बाद हम अपनी जमीन छुड़वा लेंगे। निक्की खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है। उसके बाद शहर जाकर वहाँ के कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है। फिर कुछ ही दिनों बाद अपना सामान पैक करके शहर के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ सुशीला भी खूब मेहनत से जमींदार के पास मजदूरी करने लगती है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और निक्की की ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म हो जाती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद निक्की हर जगह नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए उदास होकर वो अपने गांव आ जाती है। अरे निक्की, तू घर आ गई? बेटा, मैंने तेरा रिजल्ट देखा, तेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। अच्छा ये बता, तेरी कहीं नौकरी लगी कि नहीं? जरूर, तेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी होगी। अब जल्दी से हम जमींदार के यहाँ से अपनी जमीन छुड़वा लेंगे, फिर एक बहुत अच्छा लड़का देखकर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बस करो माँ, इतने सपने सजाना बंद करो। कोई नौकरी नहीं लगी मेरी सारी डिग्री बेकार है। कोई नौकरी नहीं लग रही है। मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दिया, कितनी जगह ट्राई किया, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर अब क्या होगा? अब मैंने सोच लिया है कि मैं गांव में रहकर ही अपना कोई बिजनेस करूंगी। मैं नूडल्स बनाकर बेचा करूंगी, और वैसे भी गांव में नूडल्स की स्टॉल बहुत कम है, और पहाड़ों पर नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और होता है। हमारे गांव में जो टूरिस्ट आते हैं वो भी हमारे नूडल्स का खूब स्वाद लेंगे, देख लीजिएगा। क्या ग्रेजुएशन करके तू नूडल्स बेचेगी? पूरे गाँव में नाक कटवाएगी तू मेरी? बस करो माँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और एक आप हो जो मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। मैंने सोच लिया है कि मैं नूडल्स की स्टॉल खोलूंगी तो मैं खोलूंगी। तेरे पास पैसे हैं? मैं तो तुझे 1 भी रुपया नहीं देने वाली। मत दो, मेरे पास कुछ किताबें रखी हैं, मैं उन किताबों को बेचकर अपनी नूडल्स की स्टॉल शुरू करूंगी। सुशीला अपने बेटी से गुस्सा हो जाती है, लेकिन निक्की अपने इरादों पर डटी रहती है और अपनी कुछ किताबें बेचकर पहाड़ों पर अपने नूडल्स की स्टॉल खोलती है। गांव वाले उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नूडल्स बहुत टेस्टी बनाया करती थी, इसलिए वहाँ पर घूमने आने वाले लोग भी निक्की के नूडल्स बड़े चाव से खाते थे। एक तो ये ब्यूटीफुल व्यू और ऊपर से आपके नूडल्स, आहा, मजा आ गया। आपने तो हमारी जर्नी में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच।
इसी तरह धीरे धीरे निक्की का काम अच्छा चलने लगा। एक दिन निक्की अपनी माँ को कुछ पैसे दे रही थी, तभी वहाँ पर गांव का जमींदार अपने बेटे के साथ पहुँच गया और गुस्से में बोला, मैं तुम दोनों माँ बेटी से ज्यादा बातचीत नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। और हाँ, तुम्हारी जमीन बहुत छोटी थी, इसलिए ब्याज के पैसे अलग से हुए। और मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे पैसे नहीं देने वाली, इसलिए मैं तुम्हारे घर के सारे सामान ले जाऊंगा। बेटा, इसके घर के सारे सामान बाहर फेंको। निक्की और उसकी माँ जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन जमींदार ने उनकी एक नहीं सुनी और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और उन्हें एक ट्रक पर लोड करके ले गए। इतने में ही उनका मन नहीं भरा, उन्होंने निक्की की नूडल्स की स्टॉल पर भी अपना कब्जा कर लिया। ये सब देख निक्की को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वापस आने लगी। पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली और जब सबसे झगड़ा करके अपना काम शुरू किया तो इन लोगों से वो भी नहीं देखा गया। जब छोटी थी तो बाप भाग गया। पता नहीं भगवान ने कौन से 3rd क्लास पेन से मेरी किस्मत लिखी है। निक्की गुस्से में चले जा रही थी। चलते चलते वो एक पत्थर जोर से फेंक देती है। वो पत्थर एक पेड़ पर टंगे मटके पर जाकर लगता है और वो मटका टूट जाता है। उस मटके के टूटते ही उसमें से एक आत्मा निकलती है। अरे वाह, पूरे 200 साल बाद मैं आखिर आजाद हो ही गई। लेकिन यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर मुझे आजाद किसने किया? फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना वो ज्योतिष मुझे दोबारा से कैद कर लेगा। ऐसा कहकर वो आत्मा भागी भागी पहाड़ों पर जाने लगी। तभी उसे गुस्से में आ रही निक्की दिखाई दी। आत्मा ने अपने मन में सोचा, और ज्योतिष ने कहा था कि मुझे वही इंसान देख पाएगा जिसने मुझे आजाद किया हो। इस लड़की के पास जाकर इसे मजे लेती हूँ। उस आत्मा को ये बात पता नहीं थी कि निक्की ने ही उसको जाने अनजाने में आजाद किया है। वो जैसे ही निक्की के पास जाती है, निक्की उसे देखकर घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो मुझे देखकर बेहोश हो गई। इसने मुझे देख लिया, इसका मतलब इसी ने मुझे आजाद किया है। फिर तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। वो आत्मा अपने जादू से निक्की को होश में लाती है। होश में आने के बाद निक्की कहती है, कौन हो तुम और इतनी डरावनी क्यों दिख रही हो? मैं एक आत्मा हूँ और तुमने ही मुझे आजाद किया है। मैं 200 सालों से एक मटकी में कैद थी। कैसी बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। अरे तुमने ही तो पत्थर मारकर मेरी मटकी को तोड़ा है, जिसके अंदर मैं 200 साल से थी। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने पत्थर फेंक दिया और मुझे नहीं पता कि वो पत्थर तुम्हारी मटकी पर जाकर क्यों लगा। क्यों, तुम गुस्से में क्यों थी? तुम्हें उससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो और मेरे पीछे पीछे मत आओ। अरे बताओगी तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी ना। आत्मा की ये बात सुनकर निक्की रुक जाती है और फिर उसको सारी बात बताती है। सारी बात जानकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, जब मैं जिंदा थी तो मेरी किस्मत भी खराब थी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है। वैसे ये जमाना ही खराब आ गया है। अच्छा हुआ कि मैं 200 साल पहले ही मर गई थी। अगर मैं जिंदा होती तो मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा होता। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया और तुम अपने ही दुखड़े लेकर बैठ गई। मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, ये लो, ये एक जादुई नूडल्स का पैकेट है। तुम इसको अपने आंगन में उगा देना, फिर देखना तुम्हारे आंगन में नूडल्स का पेड़ उग जाएगा। कुछ भी, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तुम जरूर कोई फ्रॉड आत्मा हो। अरे नहीं, मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसा करके देखो। और हाँ, पेड़ से उगने वाली मैगी को जमींदार और उसके बेटे को जरूर खिलाना। निक्की को आत्मा की बात पर अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो फिर भी वो जादुई नूडल्स का पैकेट लेकर घर चली जाती है और उस आत्मा के कहे अनुसार जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन जब निक्की घर से बाहर आती है तो देखती है सच में उसके आंगन में जादुई नूडल्स का पेड़ उगा है, जिसके ऊपर ढेर सारे नूडल्स टंगे हुए हैं। ये देखकर वो दंग रह जाती है
और अपनी माँ को भी सारी बात बताती है। उसके बाद निक्की जमींदार को एक खत लिखती है जिसमें वो लिखती है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमारे घर आकर दिखाओ। जब जमींदार वो खत पढ़ता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और खत लेकर निक्की के घर पहुंचता है। वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है उसे नूडल्स की बहुत अच्छी सुगंध आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू है। मैंने निक्की के हाथ के बने नूडल्स की तारीफ तो बहुत सुनी है। आज खा कर देखता हूँ, बाकी लड़ाई झगड़ा तो बाद में देख लूंगा। जमींदार निक्की के हाथ का बना नूडल्स खाता है और उसका सर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैंने तुम दोनों माँ बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं पूरे गांव के आगे तुम दोनों से माफी मांग लूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें पूरे गांव को नूडल्स की दावत देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार साहब। फिर क्या था, जमींदार पूरे गांव के आगे निक्की और उसकी माँ से माफी मांगता है और सबके सामने उन्हें उनकी जमीन भी लौटा देता है। हो ना हो ये शायद जादुई नूडल्स का कमाल था। सुशीला और निक्की बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों पूरे गांव में नूडल्स की दावत करती है और फिर निक्की नूडल्स बेच कर बहुत धनवान हो जाती है, क्योंकि अब उसके नूडल्स पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे। इस प्रकार जादुई नूडल्स के पेड़ के कारण उसका जीवन संवर जाता है और दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। अत्याचारी मालकिन और परी का दिया जादुई घर। एक बार की बात है, सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ वृंदावन गांव में रहती थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। जब सोनाक्षी छोटी थी तभी एक हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ वसुंधरा ने उठाई थी। वसुंधरा गांव की ठकुराइन के यहाँ काम करने जाती थी। ठकुराइन वसुंधरा को उसके मेहनत के हिसाब से बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन फिर भी वसुंधरा उन पैसों में खुश थी, क्योंकि उतने पैसे में उसका और उसकी बेटी का पेट भर जाया करता था। सोनाक्षी अपनी गरीबी से बिल्कुल खुश नहीं रहती थी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसती थी। 2 वक्त के खाने के अलावा उसे कुछ नहीं मिल पाता था, इसलिए वो दूसरे लोगों की चीजें देखकर बहुत तरसती थी। एक बार की बात है, वसुंधरा काम करने ठकुराइन के घर जा रही थी। तभी सोनाक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे रोज घर में अकेला छोड़कर चली जाती हो। आज मुझे भी आपके साथ ठकुराइन के घर जाना है। लेकिन बेटा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मालकिन और उनकी बेटी बहुत गुस्से वाली है। अगर तुमसे भूल से भी कोई भूल हो गई तो वो मुझे भी काम से निकाल देंगी, और अगर उन्होंने हमें काम से निकाल दिया तो हम 2 वक्त का खाना कैसे खा पाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मुझे आपके साथ जाना है। आप रोज बहाने बनाकर मुझे नहीं लेकर जाती हो। मैं कोई भी शैतानी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो मेरे साथ, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। इतना कहकर वसुंधरा सोनाक्षी को अपने साथ काम पर ले जाती है। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मालकिन कहती है, अरे वसुंधरा, ये तू अपने साथ अपनी बेटी को क्यों लेकर आई है? अगर लाई है तो अपनी बेटी से बोल दियो घर में शैतानी ना करे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी? जी मालकिन, अब चिंता मत कीजिए, मैंने इसको समझा दिया है, ये कोई शैतानी नहीं करेगी। उसके बाद वसुंधरा सोनाक्षी को लेकर अंदर चली जाती है और घर की सफाई करने लगती है। वसुंधरा जहाँ भी सफाई कर रही थी, सोनाक्षी को अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद वसुंधरा सफाई करने अपनी मालकिन की बेटी रूबी के कमरे में जाती है। रूबी के कमरे में एक बहुत खूबसूरत गुड़िया रखी हुई थी। सोनाक्षी उस गुड़िया को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो देखो कितनी खूबसूरत गुड़िया है। क्या मैं थोड़ी देर उसके साथ खेल लूं? किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं सोनाक्षी, रूबी बहुत गुस्से वाली है। अगर तुम उसकी गुड़िया से खेलोगी तो वो रोने लगेगी और फिर मालकिन गुस्से में कुछ भी कर सकती है। सोनाक्षी अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन उसको रूबी की वो गुड़िया बहुत पसंद आई थी। सारा काम खत्म करने के बाद वसुंधरा सोनाक्षी को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद भी सोनाक्षी का पूरा ध्यान गुड़िया पर ही था। वसुंधरा सोनाक्षी से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? माँ, मुझे वो गुड़िया चाहिए। मुझे वो गुड़िया सच में बहुत अच्छी लगी। बेटी, वो बहुत ही महंगी गुड़िया है, इसलिए तुम उसका ख्याल करना छोड़ दो। हम बहुत गरीब है बेटी,
मैं तुम्हें इतनी महंगी गुड़िया नहीं दिलवा सकती हूँ। सोनाक्षी अपनी माँ की बातें मान लेती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सोनाक्षी फिर से वसुंधरा के साथ ठकुराइन के यहाँ जाने की जिद करती है, इसलिए वसुंधरा उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। आज ठकुराइन किसी काम से बाहर गई थी और रूबी भी स्कूल गई हुई थी। ये सब देख सोनाक्षी सोचती है, आज तो यहाँ कोई नहीं है। रूबी को घर आने में भी अभी बहुत समय है। एक काम करती हूँ, रूबी की गुड़िया से थोड़ा सा खेल लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना सोचकर सोनाक्षी रूबी के कमरे में चली जाती है और उसकी गुड़िया से खेलने लगती है। वसुंधरा काम में बिजी थी, इसलिए उसका ध्यान सोनाक्षी की तरफ नहीं जाता है। सोनाक्षी गुड़िया के साथ खेल रही थी, तभी उसके हाथ से गुड़िया छूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। गुड़िया के टूटने से सोनाक्षी बहुत डर जाती है। तभी रूबी घर आ जाती है और सोनाक्षी को अपने कमरे में देख लेती है। साथ ही वो टूटी हुई गुड़िया को भी देख लेती है। ये सब देखकर रूबी कमरे में जाती है और सोनाक्षी को जोरदार तमाचा लगा देती है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? चोर कहेगी, तू मेरी गुड़िया चुराना चाहती थी ना? मैं अभी मम्मी को फोन करके बुलाती हूँ। रूबी अपनी माँ को फोन करती है और रोने लगती है। रूबी को रोता सुन रूबी की माँ फौरन घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताओ। माँ, आपकी नौकरानी की बेटी मेरी गुड़िया चुराना चाहती थी। उसने मेरी गुड़िया तोड़ दी मम्मी। वो गुड़िया आप मेरे लिए शहर से लाई थी। वसुंधरा, तूने और तेरी बेटी ने अब हद पार कर दी है। मेरी बेटी को रुलाया तुम दोनों ने। अब तू देख वसुंधरा, मैं तेरी बेटी के साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर रूबी की माँ किचन में जाती है और पतीले में गर्म पानी कर लेती है और खोलता हुआ पानी लाकर सोनाक्षी के ऊपर डाल देती है। मालकिन को ऐसा करता देख वसुंधरा कहती है, मालकिन, ये आपने क्या किया? मेरी बेटी के ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया। सोनाक्षी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? खोलता हुआ पानी शरीर पर पड़ने के कारण सोनाक्षी बेहोश हो गई थी। चेहरे से नीचे उसका पूरा शरीर जल चुका था। उसके बावजूद मालकिन को उस पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। अब अपनी बेटी को उठा और निकल जा इस घर से। आज के बाद यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मुझे भी शौक नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो। एक माँ होकर किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो। इतना कहकर वसुंधरा अपनी बेटी को उठाकर रोते हुए घर ले जाती है और उसके शरीर पर गीली मिट्टी लगा देती है ताकि उसकी बेटी को थोड़ा आराम मिले। हे भगवान, कैसी दरिंदगी आ गई है लोगों में। मेरे बच्चे को बचा लेना भगवान, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा आपके ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी का खूब ध्यान रखती है, लेकिन सोनाक्षी तो होश में ही नहीं आ रही थी। अब वसुंधरा का दिल बैठा जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनाक्षी को होश तो आ जाता है, लेकिन वो चल फिर नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर ही जल चुका था। बेचारी वसुंधरा बहुत परेशान थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात अचानक बहुत तेज आंधी आने लगी। वो आंधी वसुंधरा का घर झेल नहीं पाया और वसुंधरा का घर टूट गया। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमसे। मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई थी और हमारा घर गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? घर में खाने के लिए राशन भी खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर परी लोग की रानी परी प्रकट होती है और कहती है, वसुंधरा, रोना बंद करो। देखो मैं आ गई हूँ। अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। कौन हो तुम और तुम कैसे करोगी मेरी परेशानियों को दूर? मैं परी लोग की रानी परी हूँ वसुंधरा। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। तुम इतनी परेशानी में हो और आज तो तुम्हारा घर भी टूट गया। इसलिए मैं तुम्हें एक नया जादुई घर देना चाहती हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? तभी रानी परी वसुंधरा के घर की जगह पर एक बहुत बड़ा घर प्रकट करती है और कहती है, ये घर एक जादुई घर है। इस घर के अंदर तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी और तुम जिस चीज की मांग करोगी ये घर तुम्हें वो चीज देगा। इतना ही नहीं, ये घर तुम्हारी बेटी को पहले की तरह ठीक कर देगा। सच में रानी परी जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है।
वसुंधरा घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये सब देखकर वसुंधरा बहुत खुश होती है और हाथ जोड़कर परी का धन्यवाद करती है। तभी सोनाक्षी कहती है, माँ देखो, ये गुड़िया तो रूबी की गुड़िया से भी बहुत सुंदर है। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही कह रही हो। वसुंधरा जादुई घर से खाने के लिए राशन मांगती है और अपनी बेटी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वसुंधरा सोनाक्षी का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। रूबी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। सोनाक्षी को इतने बड़े स्कूल में आता देख रूबी हैरान हो जाती है और घर जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है हमारी नौकरानी की जो बेटी थी ना, जिसके ऊपर आपने गर्म पानी डाल दिया था, वो मेरे स्कूल में पढ़ती है। क्या कहा तूने? सच में? उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो उसने अपनी बेटी का एडमिशन तेरे स्कूल में करवाया? हमें चलकर देखना होगा। मालकिन अपनी बेटी के साथ सोनाक्षी के घर जाती है। वो देखती है कि जहाँ पर उनकी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस जगह पर अब एक बहुत बड़ा आलीशान घर है। ये सब देख मालकिन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वसुंधरा ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। ये सब जानने के लिए वो एक घटिया सा प्लान बनाती है और वसुंधरा के दरवाजे पर खड़ी होकर वसुंधरा को आवाज लगाने लगती है। जब वसुंधरा बाहर आती है तो वो कहती है, वसुंधरा, मुझे माफ कर दो बहन। मैंने गुस्से में तुम्हारी बेटी के ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ करना मालकिन, लेकिन मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया आप चले जाइए यहाँ से। इतना कहकर वसुंधरा मालकिन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। मालकिन मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब वसुंधरा अपनी बेटी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।